जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का एक और अमेजिंग एपिसोड में जो है ज्ञान से भरपूर और आप लोगों को इन्वेस्टिंग करने के लिए करेगा मजबूर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इस एपिसोड को बहुत अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं शंकर नाथ सर से, और जो आप लोगों को बहुत सारी बातें बताएंगे इस एपिसोड के अंदर। पहले जान लेते हैं शंकर सर के बारे में भी कुछ बातें। शंकर सर ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स किया है और एमबीए गुड़गांव से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए। 2002 में अपना एमबीए खत्म करने के बाद से लेके अभी तक शंकर सर ने बहुत सी रेप्यूटेड कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि एनआईआईटी, आईसीआईसीआई बैंक, जीई मनी, भारती एक्सा, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस और फाइनली ईटी मनी, जहां उन्होंने 7 सालों तक काम किया एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड कंटेंट क्रिएटर। इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी से रिलेटेड अनगिनत डेटा रिच वीडियोस बनाने के बाद 2022 में शंकर सर ने डिसाइड किया वो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर की तरह काम करना चाहते हैं। आज शंकर सर स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के स्पेस में अपने सालों के रिच एक्सपीरियंस के चलते एक एक्सपर्ट माने जाते हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों को इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब इंतजार किस बात का, उठा लीजिए अपनी कॉपी, उठा लीजिए अपना पेन, बैठ जाइए स्क्रीन के सामने या फिर लगा लीजिए अपने हेडफोन्स स्पॉटिफाई पे और शुरू कर दीजिए इस एपिसोड की जर्नी को मेरे और शंकर सर के साथ। और जरूर जरूर जो भी सीखेंगे वो नीचे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद शंकर नाथ सर। शंकर सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? All fine, Neeraj. Thank you. Thank you so much for having me here. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास और मुझे पूरा विश्वास है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आज जो है बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएँगे और बहुत सारी चीज़ों को वो अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? आपको कैसे झुकाव बना आपका इन्वेस्टिंग की तरफ? Okay, so मैंने अपना MBA year 2000 से 2002, so I had done it from MDI गुड़गांव हुँ, and वहाँ पे दो चीज़ें हुई जो काइंड ऑफ जिसने मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप किया इन्वेस्टिंग के थ्रू। फर्स्ट था वी एक्चुअली क्रिएटेड इंडिया का सबसे पहला स्टूडेंट रन म्यूचुअल फंड। ओके। और वो म्यूचुअल फंड आज भी है, उसका नाम हुँ, उन्नति है। हुँ, हमने 2001 में शुरू किया था एंड क्योंकि मुझे उतना इन्वेस्टिंग के बारे में आता नहीं था, तो उन लोगों ने जो टीम था, उन्होंने मुझे वहाँ का मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। हुँ, तो आई एक्चुअली हैड एन एनएफओ प्रोसेस जिसमें हुँ, मैंने कन्विंस किया मेरे जो स्टूडेंट्स हुँ, बैचमेट्स थे, मेरे जो सीनियर्स थे, इवन प्रोफेसर्स, आई मेड प्रेजेंटेशंस ऑन हाउ अ म्यूचुअल फंड रन्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्सेट्रा। तो कुल मिला के हमने 53,000 रुपीज़ कलेक्ट किया। वाओ! It's not bad हुँ, for हुँ, 2001 with a राइट। student-run body, but we हुँ, started with that. The second thing that really pushed me towards investing is one of our courses was by a gentleman named Sanjay Bakshi, हुँ, and he's considered one of India's best value investors even today. And he had this course called Security Analysis and Business Valuation. हुँ, एंड दैट वाज़ लाइक मतलब जैसे होता है ना आँखें खुल जाती हैं हुँ, एंड ही इंट्रोड्यूसेस यू टू अ कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड जो हुँ, आपको पता नहीं था। आई थिंक दैट रियली पुश्ड मी एंड यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एल्स आई थिंक वो मेरा सबसे फेवरेट कोर्स था वो 2 साल के एमबीए प्रोग्राम में। सो दैट रियली काइंड ऑफ व्हाट वाज़ माय स्टार्ट टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। राइट। सो इट वाज़ लाइक वॉरेन बफे मीटिंग बेन ग्राहम? अ, वो वॉरेन बफे तो थे, हम क्या थे हमें पता नहीं, नहीं। नहीं, आप वॉरेन बफे थे, वो बेन ग्राहम थे। हाँ, तो यस आप बोल सकते हो कि ही वाज़ मोर लाइक द एक्चुअली मैं उनको वॉरेन बुफे उतना नहीं बोलूँगा, आई थिंक ही वाज़ मोर बेन ग्राहम। हुँ, उस टाइम पे जो डिस्कशंस होते थे, वो ज़्यादा बेन ग्राहम वाले ही होते थे। हुँ। एंड आपने नोटिस किया होगा वो नाम जो था उनका कोर्स का वो था सिक्योरिटी यस, एनालिसिस यस। एंड बिज़नेस वैल्यूएशन। राइट, सो राइट। तभी मैंने बात बोली, राइट, हाँ, हाँ, सिक्योरिटी एनालिसिस जो बुक है। या ग्रेट। ओके, तो ये पहले ना मैं जानना चाहूँगा उन्नति म्यूचुअल फंड क्या था? मतलब ये अभी भी आपने बोला एग्ज़िस्ट करता है, तो क्या राइट। मतलब एएमसी तो ऑब्वियसली आप लोग नहीं बना पाए होंगे, तो वो कैसे काम करता था? मैं उसका स्ट्रक्चर जानना चाहूँगा मैं उसका। हाँ, सो इट वाज़ स्टूडेंट रन लेकिन इसमें प्रोफ़ेसर्स भी थे इन्वॉल्व में और हुँ, जैसे एक म्यूचुअल फंड में होता है, हमने इसी तरह मल्टीपल टीम्स बनाए थे। सो वी हुँ, हैड अ सीआईओ जिसमें एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक हुँ, फाइनेंस प्रोफ़ेसर जो हमारे आई हुँ, थिंक उस टाइम पे प्रोफ़ेसर दिलन थे। सो हुँ, वो थे हमारे सीआईओ फ्रॉम द टीचर्स फ्रॉम द प्रोफ़ेसर्स एंड हुँ, एंड हमारे पास 2 अलग टीम्स थे। वी हैड अ फंडामेंटल रिसर्च के लिए एक टीम और हुँ, एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी एक टीम था। It हुँ, consisted of 3 to 4 people, हुँ, students again, with one professor attached हुँ, to it.
So it was a team of about 10 odd people, and we used to pick up stocks and analyze them, everything. I think Aaj, it has become a very full-fledged investment research cell, equity investment research cell ban gaya hai. If you go to the MDI Gurgaon website, I think there are more details on it. बट जो शुरुआत थी बहुत छोटी थी, हमें जितना नॉलेज था हमने उससे शुरू किया था। एंड आपको पता है सन 2000 में तो मतलब गिने-चुने म्यूचुअल फंड्स थे, सो राइट, व्हाट वी राइट, लर्न्ड फ्रॉम देयर वी काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड। राइट। और शायद इतना फेथ भी नहीं था आम इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड्स पे उस टाइम पे। हाँ, हमारा खुद का ही फेथ बहुत कम था बिकॉज़ राइट। वो टाइम भी ऐसा था जब डॉट कॉम बबल बर्स्ट हो गया हुँ, था, हुँ, एंड इंडिया में भी डिप आया उसकी वजह से। हुँ, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज़ रिसेशनरी एनवायरनमेंट था, सो आई एम श्योर उस टाइम पे इक्विटी में इंटरेस्ट उतना हेवी नहीं था। आई राइट, थिंक 2004 से वापस थोड़ा बिल्डअप हुआ था इंटरेस्ट। राइट। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है ये है कि आपने अगर थोड़ा डिटेल्स आप बताना चाहें कि उस कोर्स में जिसमें आपने बताया कि संजय बख्शी सर जो हैं आपके प्रोफ़ेसर थे, आपके मेंटर थे, वहाँ पे आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी या क्यों कोई हाइलाइट्स आप बताना चाहें उस कोर्स से रिलेटेड? अ, सो जैसे हर बी स्कूल में होता है, हमारा एक प्रोजेक्ट टीम होता है, करेक्ट? हुँ, एंड एज़ अ ग्रुप वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग। सो आई थिंक मैं वो आपको एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा। सो प्रोफ़ेसर बख्शी ने मुझे और मेरी टीम को हुँ, ही हैड गिवन अस सम न्यूज़ क्लिपिंग्स, हुँ, और वो न्यूज़ क्लिपिंग सारे थे टीवीएस मोटर्स और सुज़ुकी कॉर्पोरेशन के बीच में। इफ यू रिमेंबर एक टाइम पे ये टीवीएस मोटर्स नहीं बोलते थे, उसको टीवीएस सुज़ुकी बोला करते थे। हुँ, तो एक्चुअली उस टाइम पे टीवीएस सुज़ुकी स्प्लिट हो रहा था, जहाँ पे टीवीएस मोटर्स अलग जा रहा था और सुज़ुकी कॉर्पोरेशन अलग जा रहा था। हुँ, अब उन्होंने दिया तो सारे न्यूज़ क्लिपिंग्स उस पे थे, और हम भी पढ़ते रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली प्रोफ़ेसर चाहते क्या हैं। रात के शायद 4 बजे होंगे, जब हमने सडनली नोटिस किया और किसी एक मतलब मेरे बैचमेट ने बोला, "ये सुंदरम क्लेटन क्या है?" एंड हमने जब सुंदरम क्लेटन खोल के देखा, व्हाट वी रियलाइज्ड कि सुंदरम क्लेटन टीवीएस मोटर्स का होल्डिंग कंपनी था, एंड सुंदरम क्लेटन के पास 52% या 54% ऑफ टीवीएस मोटर्स था। हुँ, नाउ टीवीएस मोटर्स वाज अवेलेबल एट 500 करोड़ ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एट दैट टाइम, हुँ, एंड सुंदरम क्लेटन का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 200 करोड़। हुँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुँ, हुआ, मतलब इट वाज़ लाइक अ हुँ, लाइट बल्ब मोमेंट फॉर अस हुँ, कि वी रियलाइज़ कि सुंदरम क्लेटन के अंदर एक कंपनी है जिसका हुँ, 52% शेयर है, हुँ, एंड सुंदरम क्लेटन वाज़ अवेलेबल एट 200 व्हाइल सुजुकी मोटर्स, द द द स्टेक ऑफ टीवीएस मोटर्स इनसाइड द कंपनी वाज़ मोर दैन 250 करोड़। राइट, सो राइट, वो एक क्लासिकल होल्डिंग कंपनी हुँ, वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आया, एंड दिस वाज़ लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट। Otherwise, Professor Bakshi's approach is absolutely brilliant. He'll come with these wonderful case studies, और उन्होंने खुद भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, सो उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे। एंड अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, वो आज भी प्रोफेसर बख्शी के वेबसाइट में जाके उनके जो कोर्स नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ही हैज़ अपलोडेड दैट एंटायर थिंग, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग एवरीवन शुड काइंड ऑफ गो थ्रू एट लीस्ट वंस। राइट एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्विटर पे ही इज़ विद द नेम ऑफ फंडू प्रोफेसर फंडू अगर मैं प्रोफेसर, उनका करेक्ट, जो ट्विटर हैंडल है, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट। ग्रेट। ओके। मुझे एक अगर आप रीसेंट एग्जांपल दे पाएँ, जैसे भी आपने ये सुंदरम वाला और टीवीएस वाला जो एग्जांपल दिया कि एक होल्डिंग कंपनी के पास जो है उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा का स्टेक है एक कंपनी का, तो वो आपके लिए एक बिल्कुल लाइट बल्ब की तरह आपके लिए काम किया। तो आज की डेट में आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है रीसेंट जो होल्डिंग कंपनी हो और जिसके पास उसकी सब्सिडी कंपनीज़ के स्टेक हो और उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही हो? अम, मैंने अभी इतना तो रिसर्च नहीं किया, मैं 2 कंपनीज़ आपको एक आइडिया के लिए बता सकता हूँ। सो हुँ, वन इज़ अभी काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, व्हिच इज़ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का आया था। नाउ इफ यू सो एवरीवन नोज़ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर टाटा के काफ़ी कंपनीज़ हैं, एंड आई थिंक उसमें हाईएस्ट टाटा केमिकल्स का है। आई थिंक टीसीएस उतना ज़्यादा नहीं है। सो देयर वाज़ अगेन अ मिसमैच जो हुआ था बिटवीन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का जो वैल्यूएशन था और उसका जो सम ऑफ द पार्ट्स है, उसमें काफ़ी मिसमैच था, व्हिच वाज़ अ ग्रेट हुँ, टाइम टू बाय टाटा हुँ, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। अनदर एग्ज़ाम्पल जो मन में आता है, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस, बट ब्रिटानिया का एक बहुत हेवी शेयर इज़ विद अ कंपनी कॉल्ड बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हुँ, बीबी बीबीटीसी। राइट। हुँ, सो काफ़ी टाइम्स ऐसा होता है कि ब्रिटानिया और बॉम्बे बुमराह का जो वैल्यूएशंस जो शेयर प्राइस मूवमेंट है वो काफ़ी स्प्लिट हो जाता है। हुँ, अगेन दैट सर्व्स एज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू काइंड ऑफ पिक अप दीज़ शेयर्स। हुँ, तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स तो मुझे राइट। क्लियरली याद है।
क्या बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है? बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस? होगा डेफ़िनेटली आई एम श्योर with Bajaj Finserv हुँ, being the holding company for multiple companies inside it, हुँ, I'm sure there will be some mismatch from time to time there also. उतना हुँ, ईज़ी नहीं होता है एंड वन थिंग वी हैव टू ऑलवेज़ रिमेंबर इज़ कि जब भी इसमें हम सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करते हैं, देन एक होल्डिंग कंपनी का एक पर्टिकुलर डिस्काउंट भी होता है। सो हुँ, दिस इज़ बेसिकली टू एडजस्ट द रिस्क्स। अब वो इंडिया में कभी 20% होता है, कभी 30% होता है, बट जनरली अराउंड 25 टू 30% का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट हमेशा रहता है। तो उसको हुँ। फैक्टर करना ज़रूरी होता है। राइट, राइट। आपकी एक रीसेंट वीडियो में हमने देखा कि आपने बताया था कि एक मल्टी बैगर अगर आपको मिल जाए, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है, वो बदल करेक्ट। सकता है। हाँ जी। तो कैसे ढूँढें मल्टी बैगर को? ओके, जस्ट डिस्क्लोज़र मेरी ज़िंदगी तो नहीं बदली है अभी तक मल्टी बैगर बट हाँ, हुँ, येस सो नहीं मैं मेरा एक फ़ॉलो-अप मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, तो मल्टी बैगर नहीं मिला है या मल्टी बैगर मिलने के बाद ज़िंदगी नहीं बदली है? तो मल्टी-बैगर तो मिला, लेकिन हाँ, मैंने जल्दी बेच दिया। वो बैग में से आप समझ सकते हैं कि सारा हुँ, सामान नीचे गिर गया हुँ, एंड मैं मेरे मेरे हाथों से मल्टी-बैगर निकल गया। हुँ, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हुँ, थिंक uh, I've looked at multiple models and that's what I like to do. So I try हुँ, and understand कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और उसमें से जो-जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसको पिकअप हुँ, करता हूँ। अब हुँ, मल्टी-बैगर समझने के लिए आई थिंक 3 लोगों के काम को देखा जा सकता है। सो फर्स्ट इज़ अ जेंटलमैन नेम्ड क्रिस्टोफर मेयर, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है 100 टू 1 व्हिच इज़ बेसिकली आप कैसे ₹1 को ₹100 बना सकते हैं, व्हिच इज़ व्हाट अ 100 bagger इज़ बेसिकली। Second is definitely we should look at Peter Lynch. I think he's the foremost authority in terms of money management. हुँ, And of course, एक कॉन्सेप्ट है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का। आपने काफ़ी शायद आपने सौरभ मुखर्जी को हुँ, इंटरव्यू भी किया था इस प्रोग्राम के राइट, ऊपर। सो ही इज़ राइट, वन हुँ, ऑफ द फ्लैग बेयरर्स ऑफ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एट लीस्ट इन इंडिया। हुँ, एंड अगर इन तीनों मॉडल्स को अगर ध्यान से समझे, तो एक मल्टी बैगर में वो क्या 4-5 चीज़ें होती हैं, आई थिंक वो मिल सकता है। सो जस्ट टू वेरी हुँ, क्विकली रन थ्रू इट, हुँ, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग 2 चीज़ें पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। हुँ, नंबर 1 इज़ देयर शुड बी अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 10% एवरी ईयर फॉर द लास्ट 10 इयर्स। हुँ, नाउ दिस इज़ नॉट सीएजीआर ऑफ 10 इयर्स, मतलब हुँ, हर साल 10%, 10%, 10%, 10% करके कंपनी को बढ़ना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। हुँ, अ, मैंने मैनुअली इसको चेक किया बिकॉज़ काफ़ी स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर्स में ये वाला फैसिलिटी नहीं होता है, हर साल चेक करने का। बट आई फाउंड सम नेम्स, यूपीएल मिला, और भी 1-2 आई थिंक बजाज फाइनेंस भी मिला, सो ऐसे हुँ, करके कुछ कंपनीज़ थे। हुँ, The second thing that particular model talks about is a return on capital employed of 15% or more. हुँ, तो अगर ये 2 चीज़ें हैं, तो वो कॉफ़ी कैन में ज़्यादातर फिट हो जाता है। हुँ, पीटर लिंच थोड़ा-सा अलग बात करते हैं। पीटर लिंच ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ ध्यान देते हैं और उनके लिए अर्निंग्स ग्रोथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। वो ऑल्सो बात करते हैं कि कैसे टाइप के स्टॉक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और कैसे को प्रेफ़र करना चाहिए। वो उनके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर अ, होता है। एंड पीटर लिंच ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड अ पेग रेशियो, हुँ, व्हिच इज़ प्राइस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स ग्रोथ। अगर वो हुँ, लेस दैन 1 है, देन इट्स अ प्रेफर्ड स्टॉक। हुँ, एंड थिर्डली अगर आप क्रिस्टोफर मेयर का देखेंगे, उन्होंने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था, व्हिच इज़ हुँ, कॉल्ड अ पीई मल्टीप्लायर। पीई हुँ, मल्टीप्लायर मीन्स दुनिया के लिए वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है वो कंपनी, दैट इज़ व्हाट पीई मल्टीप्लायर मीन्स। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखेंगे, 2007, 2008 टिल 2013 उसका जो पी रेशियो था वो था 25 टू 35 के बैंड के आसपास। अगर उससे ऊपर जाता था लोग उसको नीचे कर देते थे, उससे नीचे जाता था लोग उसको ऊपर कर देते थे, बट 25 टू हुँ, 35 के बीच में मूव करता था। हुँ, फिर 2014 से 2018 तक उसका जो पी बैंड था वो 45 टू 55 चला गया। हुँ, अब इसका रीज़न हो सकता है कि ये कंपनी और वैल्यूएबल हो गया है या लोगों को और अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं उस टाइम पे, व्हिच इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। राइट, अब अगर आप देखेंगे पी रेशियो, इट इज़ बिटवीन 65 टू 75 हुँ, और वो कंसिस्टेंटली 65 टू 75 रहा है पिछले 4 साल से। सो दिस इज़ व्हाट अ पी मल्टीप्लायर इज़। तो क्रिस्टोफर मेयर बोलते हैं कि ठीक है, आपको सेल्स ग्रोथ तो अच्छा मिल रहा है 10, 12, 15% का, लेकिन अगर उसका पी मल्टीप्लायर भी अगर बढ़ने लग गया, तो आपका जो वैल्यू ऑफ द कंपनी है, वो डबल, ट्रिपल होना बहुत जल्दी है।
सो अगर मैं इन सबको एक साथ मिलाता हूँ, देन हुँ, इफेक्टिवली वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ। आई थिंक दैट इज़ वन। हुँ, राइट। Second, we are talking about how efficiently are they managing the capital, which is what return on capital employed of more than 15%. I think 15% उससे ज़्यादा ही लेना better है. हुँ, Maybe it should be 20-25% on a हुँ, minimum. हुँ, And thirdly, of course, they are talking about not going for cyclical companies, but companies जिसका product हमेशा in demand में रहता है. वो sectors जो growth की तरफ हैं, जो ज़्यादा organized हो रहे हैं, उन सब पे हुँ, ध्यान दो. हुँ, This is what I think basically a multi-bagger is all about. हुँ, अब ये जो मैंने आपको बताया ये मैंने स्टॉक के हिसाब से बताया, बट देयर इज़ अ सेकंड एस्पेक्ट फॉर मल्टी-बैगर जो हुँ, मैंने अपना पॉइंट बोला था कि मेरे बैग एग्ज़ैक्टली। से गिर गया, व्हिच इज़ द हुँ, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ इट। तो बहुत हुँ, लोग क्या करते हैं, वो लोग चुन लेते हैं और हुँ, वो स्टॉक शायद आगे बढ़ के 20 साल में, 15 साल में मल्टी-बैगर बन जाता है, बट वो हुँ, बहुत जल्दी बेच देते हैं। हुँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ विथ टाइटन इंडस्ट्रीज़। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड टाइटन इंडस्ट्रीज़ एट दैट टाइम व्हेन आई बॉट इट। मैंने उस टाइम पे खरीदा जब द लेट राकेश झुनझुनवाला ने भी उसी टाइम के आस-पास खरीदा था। सो दैट्स व्हेन आई बॉट इट। बट उन्होंने रखा और उनका ₹1 ₹1000 हो गया और मैंने 4-5 महीने के बाद वो ₹1 को ₹2 करके बेच दिया। सो दैट वाज़ अ बैड मिस्टेक ऑन माय पार्ट बट आई हैड नो हुँ, वे ऑफ नोइंग इट हुँ, कि मतलब ऐसा होगा बट दैट इज़ द सेकंड पार्ट। अगर कुछ अच्छा दिखता है तो फिर आपको उसको सँभाल के रखना भी पड़ेगा। यू कैनॉट काइंड ऑफ मतलब बेचते रहो, खरीदते रहो, वो करोगे तो मल्टी-बैगर तो आपको नहीं मिलने वाला। सो द राइट, बिहेवियर पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट। राइट। सो इस बिहेवियरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम भी जब किसी से बातचीत करते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो सबसे पहले पता है क्वेश्चन क्या आता है कि कमा तो लिया, 100 का 200 बना तो दिया, अब बेच के किसी और अपॉर्च्युनिटी में लगाते हैं। तो उनको कैसे आप कन्विंस करेंगे या समझाएँगे या कैसे गाइड करेंगे? आपने अपनी मिस्टेक शेयर कर दी, राइट? एंड आई थिंक सबने ही ऐसी मिस्टेक ज़रूर करी है कि अच्छा स्टॉक हाथ में लगा, उसको थोड़ा-सा बढ़ा, बेच दिया और फिर बैठ के देखते रहे। तो इसको कैसे आप कन्विंस करेंगे आप सामने वाले को कि ये मिस्टेक वो ना करें? या उनको करने देंगे और करके सीखेंगे वो? सो आई थिंक आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ कि व्हाट आर द ऑड्स मतलब मैं हर चीज़ को ऐसे ही इवैल्यूएट करता हूँ। हुँ, मैं एक अलग तरीके से आपको ये बताता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी कोई आके बोलता है कि मैं इसको इक्विटी में डालूँ अपने पैसे को या फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में डालूँ? एंड मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि इक्विटी में आप 12% एक्सपेक्ट कर रहे हो, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में 8% एक्सपेक्ट कर रहे हो। व्हाट हुँ, आर द ऑड्स कि आपको 12% मिल जाएगा? हुँ, अगर कोई मुझे बोलता है कि 90% ऑड्स है, मैं बोलता हूँ ठीक है, डालो फिर इक्विटी में। हुँ, अगर कोई बोलता है कि नहीं ओनली 30% ऑड्स है, तो मैं बोलता हूँ हुँ, नहीं फिर मत डालो बिकॉज़ इट्स सिंपल मैथमेटिक्स एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई हुँ, थिंक ये मल्टीबैगर और ये अनटाइमली सेलिंग ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं, हुँ, उसको स्टॉप करने का भी मेरे ख्याल से तो यही है दैट हुँ, व्हाट आर द ऑड्स नंबर 1 एंड सेकंड इज़ आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए आपने वो क्यों खरीदा बिगिनिंग में। हुँ, इफ़ यू बॉट इट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कि हाँ, ये कंपनी इतने प्लांट बना रही है, इसके सेल्स इतने हो जाएँगे। हुँ, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता, उससे पहले आपको मतलब आपको बेचना नहीं चाहिए एक्चुअली। राइट, सो आई राइट, थिंक दिस इज़ हाउ एट लीस्ट आई लुक एट इट। इट्स नॉट अ वेरी एग्ज़ैक्ट साइंस हुँ, मतलब ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है मेरे पास, हुँ, बट दिस इज़ वन वे इन व्हिच आई लुक एट इट। राइट, राइट। सो मल्टी बैगर्स स्पॉट करना एक बात है और उन्हें होल्ड करके रखना एक और बात है और आई थिंक होल्ड करके रखना आपने बताया कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। करेक्ट, राइट। करेक्ट क्योंकि एक उसमें कोई एक फ़ॉर्मूला थोड़ा नहीं होता। राइट, एक चीज़ मैंने और भी अभी आपकी बातों में से मैं सुन रहा था, तो आपने बोला कि एक स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है 15 से 20 साल में। आई थिंक ये सुन के भी ना ऑडियंस बड़ा ना कभी-कभी ऑफेंड हो जाता है कि 15-20 साल किसने देखे हैं। हमें तो मल्टीबैगर चाहिए जो 1 साल में डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 10 टाइम्स हो जाए। तो इस पे क्या थॉट्स हैं? सो अगेन इसको अगर मैथमेटिकली आप देखें, ठीक है? बेसिकली ₹1 ₹10 बनता है हुँ, 20 साल में एट 12.2%। हुँ, अगर यही आपको उसको 100 बनाना है, देन इट इज़ नॉट 12.2%, द स्टॉक हैज़ टू ग्रो बाय 26%, 25.9%। तो अगर ₹1 को आप 26% पे ग्रो करवाएँगे 10 साल के लिए, देन इट बिकम्स अ 100 बैग। आई थिंक दैट्स द मैथमेटिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। हुँ, सो यू आर राइट, लोग ऑफेंड तो हो जाते हैं, बट हुँ, अगर आप 26% बना सकते हैं, देन यू हुँ, हैव compounded your money at a rate even bigger than what Warren Buffett has done. बिकॉज़ हुँ, शायद उन्होंने ही 20% पे किया है या 21-22% पे राइट, किया है। राइट। बट 26% इज़ लाइक
quite tough actually. You'll be one of the best हम्म, money हम्म, managers in the world to actually grow right. money at 25%. राइट, वो तो लेट श्री राकेश झुनझुनवाला साहब तो कहते थे कि 18% कर रहे हो तो आप एम्परर हो। आप एम्परर हो Exactly. स्टॉक मार्केट के। Exactly. ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन, अभी आपने बताया कि ये आपने शायद एग्ज़ाम्पल लिया था या एग्ज़ैक्टली आप यही फिगर बोलना चाहते हैं कि अगर आप इक्विटी में आ रहे हो तो आप 12% के आस-पास एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न। सो व्हाट इज़ द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इक्विटी मार्केट? राइट एक्सपेक्टेशन, वो मल्टी बैगर ठीक है, 100x ठीक है, लेकिन एक एक ऐसी एक्सपेक्टेशन जिसकी वजह से हमें फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो, वो क्या होनी चाहिए रिटर्न वाइज़? मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। आई डू इट एज़ इन्फ्लेशन प्लस 6%। क्या बात है! मतलब मैं सेम थॉट प्रोसेस रखता हूँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा सुन के, कॉन्फिडेंस आया अपने थॉट पे। इन्फ्लेशन प्लस 6%, जब अगर, वैसे मेरा काउंटर क्वेश्चन क्या आता है या फिर मेरा इस पे फ़ॉलो-अप क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हम यही टारगेट कर रहे हैं एंड वी ऑल नो हमें अभी तक निफ्टी 50 ने, इंडेक्स ने लगभग इतना ही रिटर्न दिया। अगर हम 20 साल का भी डेटा देखें, पूरा बैक टेस्ट करें, तो हमें यही डेटा मिलने वाला है कि भाई इन्फ्लेशन प्लस 6-7% हमें निफ्टी 50 ने दिया है। और फिर उसके बाद इतनी सारी एक्सरसाइज़ कि भई अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक में जाते हैं, उसे रिसर्च करते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, अपना समय देते हैं, राइट? और कई बार फिर हमारे डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं। सो विल यू सजेस्ट समवन कि भई अगर आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ इंडेक्स फंड और इंडेक्स इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग? Yes, so I think there has to be a balance. हुँ, Like मेरा खुद का पर्सनल काइंड ऑफ जजमेंट यही रहता है कि हुँ, मुझे कुछ पैसे अपने स्टॉक्स में रखता हूँ मैं, हुँ, विच इज़ वेयर आई प्ले मोस्टली विद स्मॉल कैप स्टॉक्स, हुँ, एंड फॉर माय लार्जर कैप मिड कैप काइंड ऑफ एलोकेशन जो होता है मेरा, हुँ, उसके लिए मैं ज़्यादातर इंडेक्स की तरफ ही ज़्यादा झुकाव है मेरा। राइट, एक्टिव फंड्स भी होते हैं, बट इंडेक्स की तरफ ज़्यादा मूवमेंट ऑलरेडी हो रहा है मेरी तरफ से, तो सो दैट्स राइट। व्हाट आई रिकमेंड टू पीपल। राइट, एंड आई थिंक सेटिंग द राइट रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट, अदरवाइज हम लोग फिर वो ट्रैप्स के लिए जो है वो फंसते चले जाते हैं। करेक्ट। ग्रेट, आपकी एक वीडियो में हमने देखा कि आपने बताया कि हायर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ऑल्दो थोड़ी सी वाइब्स आपके पुराने वाले आंसर में उसकी आ गई, पर मैं हाँ। फिर भी चाहूंगा कि आप उसमें डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये हायर द रिस्क लोअर द रिटर्न, ये क्या इक्वेशन है, क्योंकि ट्रेडिशनली एमबीए स्कूल में या फिर हमारे सीए कोर्स में हमेशा सिखाया जाता है कि हायर द रिस्क तो हायर द रिटर्न, बट ये क्या इक्वेशन है हायर द रिस्क लोअर द रिटर्न? तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने कन्फ्यूजन से अपने एमबीए स्कूल में गया, बिकॉज़ हम लोग अपने फाइनेंस प्रोफ़ेसर की क्लास में जाते थे, वो बोलते थे हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क, लोअर द रिटर्न। फिर हम प्रोफ़ेसर बख्शी के क्लास में जाते थे, जहाँ पे वो बिल्कुल उसका उल्टा बोल देते थे कि हायर द रिस्क, लोअर द रिटर्न एंड वाइस वर्सा। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ शायद समझाता हूँ, मे बी इट माइट बी ईज़ियर। सो लेट्स से आप एक मिडलमैन हैं, सो नीरज मैं आप ही का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? आप एक मिडलमैन हैं, एंड मैं एक बायर हूँ, लेट्स से ऑफ सम स्मॉल आर्टिकल, ठीक है? राइट, अ, क्या वो आर्टिफ़िशियल कुछ रिंग-विंग टाइप का कुछ रख लीजिए, ठीक है? राइट, एंड मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपसे ₹100 में लेने के लिए रेडी हूँ। अब आप बाज़ार में जाते हैं, 2 दुकानें हैं वहाँ पे, सो देयर इज़ शॉप ए एंड शॉप बी। शॉप ए आपको रिंग सप्लाई करेगा, लेट्स से एट ₹40, एंड शॉप बी आपको वही रिंग सप्लाई करेगा एक्ज़ैक्टली आइडेंटिकल एट ₹55। So question to you, Neeraj, is where is your risk higher when you buy it at 40 rupees or when you buy it at 55 rupees? सो दैट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, मतलब 55 वाला क्वालिटी कैसी दे रहा है या फिर Same quality. आई थिंक मैं बोलूँगा कि मैं 40 वाली बाय करूँगा क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस कम आएगा। Exactly, right? So your risk is also low because कल को अगर मैं समझ लीजिए भाग गया, मैंने ऑनर नहीं किया मेरा साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका लॉसेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40 ओनली एंड नॉट 55. So your risk is lower when you buy 40 rather than buying 55. अब मुझे बताइए रिटर्न आपका ज़्यादा कहाँ पे है? रिटर्न ज़्यादा कहाँ पे है? हाँ। अब मैंने 40 का लिया तो मैं आपको 100 का अगर सेल कर रहा हूँ तो रिटर्न भी इसमें ज़्यादा मिलेगा। करेक्ट। तो अगर आप राइट। वापस जस्ट 1 मिनट बैक आप जाके सोचें आपने क्या बोला? हुँ, 40 पे आपने बोला कि आपका रिस्क लो है लेकिन रिटर्न हाई है, और हुँ, 55 में आपने बोला कि आपका रिस्क हाई है और रिटर्न लो है। रिटर्न लो है, दिस राइट। इज़ एक्ज़ैक्टली हाउ गुड इन्वेस्टिंग वर्क्स। एंड ये हुँ, इन्वेस्टिंग ही नहीं है, अगर आप एक्चुअली अभी नोटिस करेंगे, हुँ, अ, टेक इट इन हुँ, एनी सिनेरियो, यहाँ पे हुँ, काफ़ी आपके व्यूअर्स हुँ, कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे। सो इफ यू लेट्स से यू हैव अ गुड इंजीनियर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो हुँ, आपको एक तो क्वालिटी भी काम करके देगा, अच्छा करके देगा, और ऊपर से ही विल मेक श्योर दैट कभी कोई स्लिपेजेस ना हो, टाइमलाइन्स हुँ, मिस नहीं होगा। सो हुँ, अगेन द रिस्क ऑफ एम्प्लॉयिंग दैट गाय इज़ हुँ, एक्चुअली लो एंड द रिटर्न इज़ एक्चुअली हाई।
सो व्हाट आई हुँ, हैव नोटिस्ड इज़ कि ये जो एक जनरल स्टेटमेंट होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो हुँ, रिस्क लो रिटर्न हुँ, काफ़ी चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली उसका उल्टा एप्लीकेबल है। बिकॉज़ हुँ, क्वालिटी इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग in हुँ, life and in investing. हुँ, So similarly, when you buy a high quality stock, हुँ, actually आपका risk low है and your returns are much higher. So this is what I learned actually, and this has become a philosophy for my life going forward. कि don't look at things purely from a theoretical and average perspective, but हर हुँ, चीज़ को एक आउटलायर्स की तरफ देखा करो। हुँ, अ, इसका ऑपोज़िट भी हो सकता है। सो समझ लीजिए कोई राइट, एम्प्लॉयी है आपका हुँ, जो उतना टैलेंटेड नहीं है इस टाइम पे। हुँ, तो अगेन व्हेन यू गिव हिम वर्क, हिज़ क्वालिटी माइट बी लो एंड द chances of him slipping out on the work or taking more time will be high. So हुँ, the reverse is also true here, right? So it's हुँ, higher the risk, lower the return. So it हुँ, works both ways. So राइट। this is what I mean by and इसको वैल्यूएशन के साथ आप देखें, सिंपल मैं उसी इंडेक्स। पे आ रहा था। एग्ज़ैक्टली हाँ जी, प्लीज़ बताइए। हाँ जी। सो सो हम लोग एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पी रेशियो बात करते हैं, राइट? सो हुँ, इंडेक्स अभी हमारे सामने ही जब कोविड आया था तो काफ़ी गिर गया था, राइट? पी हुँ, रेशियो डाउन हो गया था। हुँ, सो अगेन अब आप पी रेशियो ऑफ समझ लीजिए 12, 13, 14 पे खरीदते हैं, हुँ, the chances of the Sensex going down even further is actually low, but हुँ, the returns can be phenomenal after that, correct? राइट। मतलब हुँ, यही बोला जाता है ना हमें कि हुँ, पी रेशियो जब लो होता है तो और खरीदो हुँ, बिकॉज़ आपका लो रिस्क है और आपका रिटर्न्स हाई है। So हुँ, that's how we connected with valuations also. If you get a राइट। very good quality business at a हुँ, very cheap price, हुँ, then you are facing a high return, low risk scenario. राइट। टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशंस अगर हम अभी का सिनेरियो देखें एंड स्पेसिफिकली अगर हम लार्ज कैप की बात करते हैं, हाँ तो जी। मेरे ख्याल से अब वो अपने पीक पे पहुँच गई हैं सारी लार्ज कैप कंपनीज़। अगर इफ नॉट ऑल तो जो हमारी जो मेजर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं निफ्टी 50 की, वो अपनी पीक की तरफ पहुँच चुकी हैं। तो अब इस वैल्यूएशन पे गुड क्वालिटी स्टॉक्स मिलना, लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ, पॉसिबल है? या फिर यहाँ पे भी हम वो वॉरेन बफे साहब वाला रूल फॉलो करेंगे, बल्कि मुझे बोलना चाहिए चार्ली मंगर साहब वाला रूल फॉलो करेंगे कि इट्स ओके टू बाय अ ग्रेट कंपनी एट अ फेयर वैल्यू? I will follow that rule of buying a good company, a great company at a reasonable value. I kind of prefer that particular rule because uh, आपको ना एक किसी कंपनी को एटलीस्ट लार्ज कैप कंपनी को मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देखता। मेरे पास हुँ, उसके एक काफ़ी बड़ा हिस्ट्री है, शायद 25-30 साल का हिस्ट्री है और हुँ, उस 25-30 साल में उसने बहुत कुछ किया है। इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, इट हैज़ अ ह्यूज मार्केट शेयर, उसके पास प्राइसिंग पावर होता है। इन सब हुँ, का कुछ तो वैल्यू होता है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होता है एक्चुअली इन्फ्ले जब आप हुँ, वैल्यूएशंस करते हैं। सो आई वुड नॉट इग्नोर दैट एवर। आपको बस ओवर वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक वन नीड्स टू बी केयरफुल ऑफ एटलीस्ट व्हेन अ लार्ज कैप काइंड ऑफ अ सिचुएशन कम्स इन। वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज़ लार्ज कैप में वन्स अगेन द सेल्स ग्रोथ जो आपको मिलेगा, जो हमने इससे पहले मल्टीपैगर में बात किया था, वो इतना हाई नहीं होता है। इफ यू कैन गेट अ कंपनी व्हिच इज़ लेट्स से डबल द जीडीपी, a large cap company who's growing at double the GDP, then pretty good actually. तो इंडिया 7% पे ग्रो कर रहा है, अगर आपको 14% मिल गया, then it's not a bad company at all, at least from a large cap perspective. हुँ, राइट एंड कितना आपने सिंपल तरीके से जो बात बोली है, आई होप इन्वेस्टर्स इसको हमारे व्यूअर्स इसको समझेंगे कि अगर वो डबल द जीडीपी ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी कंपनी जो है हो सकती है। ग्रेट। अब चलते हैं पीछे और अभी तो हमने आपके कॉलेज की बात करी है। अब कॉलेज से थोड़ी-सी और पीछे जाने की, थोड़ा-सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक आपने कौन-सा बाय किया था? व्हाट वाज़ योर फर्स्ट स्टॉक? नीरज, बहुत पुरानी यादें आप ताज़ा कर हाँ। रहे हो और बहुत खुशी वाली आदतें नहीं हैं, वो क्या यादें नहीं हैं। हाँ, Uh, हाँ। yeah, the first stock was a stock called Padmalaya Telefilms. हुँ। पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं। एग्ज़ैक्टली मैं पूछने वाला था कि क्या हुआ उसका फिर? सो आई हाँ, आई डोंट थिंक इट्स देयर बिकॉज़ मैंने कुछ ₹50 पे खरीदा था हाँ, एंड आई एग्जिटेड व्हेन इट वाज़ सम 23-24 रुपीज़, बट हुँ, आई डोंट थिंक दैट हुँ। कंपनी इज़ देयर, मतलब ये बुक एटलीस्ट। दी लॉस और प्रॉफिट में बेचा उसको? नहीं, नहीं, महा लॉस, मतलब 50 माल लॉस पे बेचा मैंने। राइट। बट आई वांट टू टेल यू वो मैंने क्यों खरीदा। आई थिंक दैट हुँ, कैन हैव सम हुँ, लेसन्स देयर। राइट। एज़ यू नो, हम लोगों ने जो प्रोफ़ेसर बख्शी सीखा था वो मोर ऑफ द बेन ग्राहम वे ही हमने हुँ, सीखा था। हुँ, सो एक कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर व्हिच वाज़ एप्लीकेबल प्रोबब्ली इन 1930s एंड 40s। हुँ, इसको हम लोग बोलते हैं एनसीएवी, व्हिच इज़ नेट करंट एसेट वैल्यू।
हुँ, सो नेट करंट एसेट वैल्यू अगर मैं सिंपल वे में, बिकॉज़ देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनको अकाउंटिंग नहीं आता, सो हुँ, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ माइट बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हुँ, बट लेट्स से अ, जैसे अभी नीरज आपका जो एक रूम है जहाँ पे आप बैठे हैं, राइट? सो यू गॉट अ हुँ, लॉट ऑफ स्टफ देयर। आई कैन सी बुक्स है, आपका लैपटॉप है, आपके हुँ, हेडफ़ोन्स है, चेयर है। हुँ, हुँ, समझ लीजिए इन सबका कॉस्ट मिला के 5 लाख रुपए है, जस्ट अ हुँ, नंबर। राइट। एंड आपका वॉलेट भी पड़ा हुआ है, उसमें क्रेडिट कार्ड्स हैं, सो देयर आर सम आउटस्टैंडिंग्स ऑन योर क्रेडिट कार्ड, लेट्स से दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। हुँ, यानी कि देखा जाए तो आपका करंट एसेट्स इज़ 5 लैक्स, योर करंट लायबिलिटीज़ जो आपको अभी अगले 1 महीने, 2 महीने के अंदर देना है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, सो योर डिफरेंस, सो योर नेट करंट एसेट इज़ देयरफॉर इक्वल टू 4 लाख रुपीज़, ठीक है? राइट। अब कॉन्सेप्ट एनसीएवी का ये था कि अगर आपको कोई कंपनी मिल रही है जो 4 लाख से कम वैल्यू पे है, सो लेट्स से हुँ, 3 लाख में वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, देन एज़ हुँ, पर बेन ग्राहम इट इज़ अ ग्रेट डील। बिकॉज़ हुँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, उसके जो बिल्डिंग्स हैं, उसके जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसके जो हुँ, अ, हुँ, अदर उसके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, उसको सबको मैं इग्नोर कर दूँ और मैं हुँ, सिर्फ़ उसके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को ले लूँ और मार्केट कैप उससे भी कम है, देन इट हुँ, इज़ अ ग्रेट डील। तो ये राइट। पद्मालय टेलीफ़िल्म्स मैंने उसी एंगल हुँ, से एक्चुअली खरीदा था, हुँ, बिकॉज़ हुँ, उसका जो नेट करंट एसेट वैल्यू था दैट वाज़ मोर दैन ₹75। तो हुँ, मुझे लगा यार 75 तो उसका नेट करंट एसेट वैल्यू है, ₹50 हुँ, में मिल रहा है, ये तो मेरे लिए मल्टी हुँ, बैगर बन जाएगा। बट ऐसा हुँ, हुआ नहीं एंड व्हाटएवर मिस्टेक्स वी मेक वी ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम इट कि क्या हुँ, इश्यूज़ थे करके एंड हुँ, नाउ इट्स एट लीस्ट आई नो कि दिस इज़ नॉट द कांसेप्ट आई विल रन बिहाइंड गोइंग राइट, फॉरवर्ड। राइट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बैलेंस शीट विंडो ड्रेसिंग कर रखी थी या एक्चुअली में करंट एसेट्स थे कि नहीं थे? मतलब क्या पता चला एट द एंड ऑफ द नहीं, डे? करंट एसेट्स तो थे हुँ, बट इट्स इन अ मीडिया दिस थिंग एंड हुँ, फॉर अ मीडिया कंपनी, फॉर अ प्रोडक्शन हाउस, द क्वालिटी हुँ, ऑफ द मूवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई हुँ, हिट नहीं आएगा, अगर कोई फेलियर्स आ जाएँगे, देन द कंपनी कैन गो नोवेयर बिकॉज़ ये बहुत वोलेटाइल बिज़नेस होता है हुँ, मीडिया कंपनी का। अगर हिट आ गया तो इट्स लाइक रियली देयर। अगर हिट नहीं हुँ, आया, देन इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई एम नोटिसिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स विद गेमिंग कंपनीज़ आल्सो। सो वो जो वीडियो हुँ, गेम्स सब लोग खेलते हैं, अगेन इट्स अबाउट अ हिट हुँ, एंड अ मिस। राइट, So the same concept is here also. I think this was the reason why that हुँ, particular company and that stock was not moving anywhere, and I had to exit at a loss. So this was राइट, वही मैंने बोला ना मतलब demand for the product has to be stable. If हुँ, the demand is very up and down, then हुँ। it's a very risky investment. राइट। That's what I learned. क्या हम यहाँ से ये भी लेसन ले सकते हैं कि सिर्फ़ एक एस्पेक्ट को देख के मैं इन्वेस्ट नहीं करना है? मतलब जैसे आपने वो एनसीएवी बताया, सिर्फ़ और Correct. सिर्फ़ किसी भी ऐसे एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरा हाइजीन चेक करना पड़ेगा, फिर वो बिज़नेस क्या है, उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब 4-5 जो एस्पेक्ट्स जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सारे चेक करने हैं, सिर्फ़ एक के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना है। कैन वी कंक्लूड 100 दिस लाइक 100% correct. Yes, 100% correct, Neeraj. Because हुँ, uh, हुँ, एक एक एंगल से देखेंगे तो सी व्हेन यू जब हम लोग खरीदते हैं कुछ तो इट्स लाइक अ हुँ, मैरिज राइट एंड यू पुटिंग इन हुँ, एक्चुअल मनी बिहाइंड इट। तो हुँ, आप एक मैरिज से पहले बहुत सारे एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे राइट। हुँ, सिर्फ नंबर्स देख के नहीं होगा, आपको उसका स्टोरी चेक करना है, हुँ, उसका इंडस्ट्री चेक करना है कि उसका ग्रोथ क्या है, रेगुलेटरी वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम फ्रॉम अ रेगुलेटरी एंगल, ये सब चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है। हुँ, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू चेक। मतलब हुँ, आप सिर्फ एक स्क्रीनर देख के या पी रेशियो देख के कंपनी हुँ। कभी नहीं खरीदना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट you've raised. राइट एंड एक और इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा तो अभी आप एक वीडियो में आप ये भी बता रहे थे कि अंडर वैल्यूड कंपनीज हमें ढूंढनी चाहिए राइट अंडर वैल्यूड से आई थिंक हम यही कहना चाहते थे कि जिनकी वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू से कम चल रही हो जिनकी अभी जो शेयर प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से कम चल रहा हो तो ऐसी कंपनीज को कैसे ढूंढे और कई बार हमने ऐसा देखा है कि ऐसी कंपनीज मिलती हैं लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ वैल्यू ट्रैप थे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे पहले तो वैल्यू ट्रैप से शुरू करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वैल्यू ट्रैप अगर एक आम आम जनता को अगर हम समझाना चाहें तो वैल्यू ट्रैप में क्या समझाएँगे? सो वैल्यू ट्रैप का मतलब है कि जब आप किसी स्टॉक को सामने से देखते हैं, तो हुँ, वो लगता है कि एक परफेक्ट स्टॉक है। यानी कि हुँ, उसका पी रेशियो कम है, उसका सेल्स भी हो रहा है, उसके पास कैश बहुत सारा है, उसके इसमें डेट नहीं है। सो हुँ, देख के ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक द परफेक्ट स्टॉक। हुँ, बट एक्चुअली उसका जो स्टॉक प्राइस है वो कहीं मूव करता ही नहीं है। या तो हुँ, फ्लैट रहता है या हुँ, एक्चुअली डाउन चला जाता है। दैट इज़ व्हाट अ वैल्यू ट्रैप इज़। मतलब इट्स लाइक
दिखता है वैल्यू, बट इट्स हुँ। यू आर एक्चुअली ट्रैप्ड इनसाइड इट, मतलब तो आप कुछ नहीं कर सकते। यूट्यूब की भाषा में बोले तो क्लिकबेट वाली वीडियोज़। क्लिकबेट वाली वीडियो आप बोल सकते हैं, करेक्ट, कि आप घुसे उसके अंदर क्योंकि आपको हुँ, अच्छा लगा, हुँ, फिर आपको उसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं मिला, वंस हुँ। यू वेंट इनसाइड इट। राइट, राइट। सो दैट इज़ व्हाट अ वैल्यू ट्रैप इफेक्टिवली इज़। हुँ। अ, आपका क्वेश्चन इसमें था इस इसमें कोई रीसेंट एग्ज़ाम्पल आप देना चाहेंगे? मेरे मन में 1-2 स्टॉक्स आ रहे हैं, पहले मैं आपसे जानता हूँ, फिर मैं अपने स्टॉक्स बताऊँगा। कुछ अगर बता पाएँ कि कोई रीसेंट आपको ऐसा वैल्यू ट्रैप दिखा हो या कोई वैल्यू ट्रैप हो जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय फँसे हुए हैं? सो एक मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, हुँ, एचटी मीडिया का लिया था, हुँ, जिसको अगर आप ट्रैक करेंगे राइट फ्रॉम 2017 जब मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया था, हुँ, सो आई डिड नॉट मेक मनी ऑन दैट, ऑब्वियसली हुँ, नॉट। हुँ, बट तब से अगर आप ट्रैक कर, उस टाइम पे क्या था, कंपनी शायद 2000 करोड़ का था, हुँ, एंड द कैश इनसाइड दैट कंपनी इटसेल्फ वाज़ मोर देन 900 करोड़। हुँ, तो इट इज़ लाइक अ गुड डील, राइट? मतलब यू हुँ, ऑलरेडी देयर इज़ 900 करोड़ इनसाइड द कंपनी और सब कुछ अच्छा था। द पी रेशियो वाज़ लेस देन 9, हुँ, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा था। एवरीथिंग सीम्ड टू बी परफेक्ट अबाउट दैट हुँ, कंपनी। बट देन देयर वर लॉट ऑफ हेडविंड्स। अब हेडविंड्स क्या थे? हुँ, उसका आई थिंक उसका जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में जो एडवर्टाइज़िंग हो रहा था, वो कम होने लग गया था बिकॉज़ ऑफ ऑल द अदर थिंग्स। लोग अलग-अलग जगहों पे एडवर्टाइज़ कर रहे थे, न्यूज़पेपर हुँ, में कम कर रहे थे। हुँ, देयर वाज़ ऑल्सो सम इश्यूज़ रिलेटिंग टू देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कुछ कॉर्पोरेट समथिंग, कुछ स्प्लिट्स-विट्स कुछ हो रहा था, कुछ तो था उसके अंदर। हुँ, आई डोंट हुँ, रिकॉल राइट नाउ। बट बिकॉज़ ऑफ दैट क्या हुआ, वो स्टॉक इट लॉस्ट 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो वो जो 2000 करोड़ का था उस टाइम पे मार्केट कैप, अभी शायद 600-500 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब काफ़ी घट गया है एक्चुअली। हुँ, सो दैट इज़ वन वैल्यू ट्रैप आई रिमेंबर। हुँ। आज से 2 साल पहले शायद आईटीसी को भी वैल्यू ट्रैप के नाम से जो है वो बुलाया जाता था कि राइट। ये स्टॉक जो है कहीं ऊपर नीचे मतलब बल्कि ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, बहुत स्टेबल ₹200 होके जो वाला है स्टॉक है, मतलब ना राइट, इधर राइट, जाता है ना उधर जाता है। राइट, राइट, राइट। ग्रेट। हाँ, तो अब मैं यही जानना चाह रहा था कि कैसे अंडर वैल्यूड कंपनीज़ ढूँढें और कैसे वैल्यू ट्रैप्स को अवॉइड किया जाए? सो इसमें भी मल्टीपल मॉडल्स हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी वीडियो में बताया था, एक हुँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग करके कॉन्सेप्ट है। आई थिंक दोनों हुँ, का मकसद एक ही है, हुँ, आपको अंडरवैल्यूड कंपनीज़ को की तरफ आपको मूव करवाना। हुँ, पहले मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज़रा बताता हूँ। सो हुँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ एक्चुअली हुँ, एसेट बेस्ड होता है, जो मैंने आपको एनसीएवी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। सो दैट इज़ हुँ, one way of looking at it, and mostly value investing works around that particular thing. हुँ, Uh, आजकल ज़्यादा मार्केट ग्रोथ की तरफ ही ज़्यादा जा रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर मोस्टली लुकिंग एट, कि कैसे ग्रो किया जा सकता है। और उसमें जो हमने मल्टी बैगर में जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, व्हिच इज़ सेल्स ग्रोथ हो गया, अर्निंग्स ग्रोथ हो गया, पी हुँ, मल्टीप्लायर एक्सपेंशन हो गया उसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इवन हुँ, अदर चीज़ें हैं, जैसे फ्री कैश फ्लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हुँ, फ्री कैश फ्लो इज़ बेसिकली योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना कैश कंपनी राइट। के पास है हुँ, अलग-अलग चीज़ों में स्पेंड करने के लिए, व्हिच कैन बी डिविडेंड्स, व्हिच कैन बी हुँ, ग्रोइंग हुँ, मोर ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। हुँ, सो फ्री कैश फ्लो इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, लो लेवरेज इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि डेट उसका कम होना चाहिए हुँ, एज़ अ परसेंटेज ऑफ द एसेट्स। हुँ, एंड एक चीज़ जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंटली देखता हूँ वो है ओनर ऑपरेटर। हुँ, मतलब कि इंस्टेड ऑफ हैविंग professionals manage the company, हुँ, if it is, let's say, the promoter who's हुँ, not only the shareholder but हुँ, he's also managing the company, then I seem to have a preference for that, हुँ, because उसका skin in the game होता है, हुँ, as compared to a lot of people जिनका skin in the game उतना नहीं होता है। हुँ, why I raise this is because हुँ, again जो modern companies हैं, जो इंटरनेट एरा कंपनीज हैं, अगेन उसमें आपको देखना पड़ता है कि जो चला रहा है, जो सीईओ है, उसका कितना स्किन इन द गेम है। कहीं की हुँ, जगह पे तो बहुत ही कम होता है, मे बी इट्स 3% 4% आल्सो। राइट। The if it should be a decent level, so that all stakeholders have the same incentive to do well. That's also हुँ, important. राइट। बट कभी-कभी ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं हो जाता कि जो ओनर ऑपरेटर आपने वाली बात आपने जो भी बात बोली, कई बार उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल में है एंड ही कैन मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ही कैन मैनिपुलेट द बिज़नेस। ऐसा हमने रिसेंट पास्ट में देखा भी मतलब ये दो धारी तलवार बनती है। वो है, और इसमें आपने स्मॉल कैप में ज़्यादा देखा होगा ये राइट। पर्टिकुलर इश्यूज़ हुँ, का। सी एक्चुअली ऑनेस्टली नीरज, इंडिया में मतलब कहने को तो 5000 कंपनी हैं, बट हुँ, एक्चुअली द इन्वेस्टेबल कंपनीज़ आर ओनली अबाउट 300 ऑड कंपनीज़।
हुँ, वो 300 कंपनी में से ही हमें खेलना पड़ता है कि हुँ, कौन-सा अच्छा है और कौन-सा नहीं है एंड आई थिंक प्रमोटर एंड द वे ही इज़ काइंड ऑफ वर्किंग थ्रू वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसका मैं एक हुँ, उस दिन मैं एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, एक किसी हुँ, कंपनी का that company is into something. Okay, I don't remember what it is into, हुँ, but और मुझे वो कंपनी काफ़ी अच्छा लगा था। हुँ, बट मैंने उसका ट्रांसक्रिप्ट देखा, उसमें उन्होंने ये लिखा कि वी हैव कंप्लीटेड आवर पायलट ऑफ गोइंग इनटू द पेट केयर बिज़नेस हुँ, एंड वी विल पुट 50 करोर्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ चेन ऑफ पेट शॉप्स। हुँ, तो मैंने यार ये कंपनी क्या कर रही है? मतलब इसका कोई हुँ, पेट से कोई लेना-देना तो है ही नहीं मतलब हुँ, व्हाई इज़ इट काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइंग इंटो एन एरिया जो उसको पता ही नहीं है मतलब कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कुछ नहीं। हुँ, अब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हुँ, वो ओनर पेट लवर हो और उसको लगा कि हुँ, चलो मैं पेट शॉप्स खोल देता हूँ ऐसे हुँ, करके। सो आई हुँ, थिंक दीज़ आर सम हुँ, गवर्नेंस इश्यूज़ तो नहीं बोलूँगा बट अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन दैट हैपेंस मेनली इन हुँ, स्मॉल कैप कंपनीज़। हुँ, इसका आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगा जब आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या ट्रांसक्रिप्ट्स एक बार देखेंगे ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी इज़ रियली डूइंग। हुँ, राइट। अच्छा, टाइटन जब मैं बोलता हूँ तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा दुःख तो होता होगा जब टाइटन का नाम आता है। तो टाइटन का जो लेसन था आपका कि आपके पास एक मल्टीबैगर हाथ में लगा है तो उसे बेचना नहीं है। फिर वो लेसन आपने कहीं अप्लाई किया और मैं इनडायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कौन से स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया? इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप शेयर करिए प्लीज़। और आपने फिर उसको क्यों नहीं बेचा? सिर्फ़ ये टाइटन वाली मिस्टेक की वजह से आप सीख गए थे कि ओके यार अब इसको नहीं बेचना है, चाहे 4x हो जाए, चाहे 5x हो जाए? So, so the longest stock I have held is Maruti Suzuki Limited. हुँ, Uh, हुँ, 2008 के आसपास मैंने लिया था। हुँ, सो इट्स बीन 15 इयर्स नाउ हुँ, एंड आई थिंक ₹500 में लिया था। अभी हुँ। शायद कितना 8,000 8,000 के आसपास, हाँ, राइट। ऐसे कुछ है। हुँ, सो इट्स अबाउट अ 14-15x फॉर मी ओवर दीज़ हुँ, what 15 odd years. हुँ, It's not a big number, but हाँ, this is excluding dividend. हुँ, डिविडेंड भी कंपनी देती है, सो अगर मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ, हुँ, देन आई थिंक इट्स अबाउट 14-15% पर एनम हुँ, इस कंपनी ने मेरे को दिया है एज़ रिटर्न्स। हुँ, सो आई थिंक मारुति सुजुकी इज़ जो उसका सिनेरियो था वो बहुत ही मतलब और आज भी अच्छा है एक्चुअली विथ एवरी पर्सन का वही ख्वाहिश होता है कि घर में गाड़ी हो। हुँ, मिडल इनकम इज़ बल्जिंग इन इंडिया। हुँ, बहुत बड़ा हो रहा है, ऑलरेडी है और भी बड़ा हो रहा है। हुँ, इनकम्स डबल हो जाएँगे इंडिया में वेरी सून फ्रॉम द करंट लेवल्स एंड द गेटिंग अ कार इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन और आज भी इंडिया में आई थिंक दैट फर्स्ट ऑप्शन at least as a family car still happens to be Maruti Suzuki. राइट। Uh, मुझे याद है जब मैं इंडिया में था मैंने अपने समर्स किए थे मारुति सुजुकी में हुँ, एंड तब सिखाया गया था कि वर्ल्ड ओवर द लीडर इज़ ऑलवेज़ मतलब उसका जो स्टेबलाइज़ होता था मार्केट शेयर एट अबाउट 40% एंड आई थिंक मारुति सुजुकी इज़ स्टिल 50% और मोर इन इंडिया। मतलब मारुति ने खुद ही सोचा था कि उनका 40% हो जाएगा अभी तक मार्केट शेयर, बट इट्स हुँ, स्टिल काइंड ऑफ होल्डिंग ऑन टू दैट 50% प्लस मार्केट शेयर इन इंडिया। सो हुँ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है एंड आई थिंक दिस इज़ वन स्टोरी आई आई काइंड ऑफ बिलीव्ड इन कि ये चल सकता है काफ़ी आगे तक। राइट, राइट। तो एमडीआई गुड़गाँव से आपने ये इन्वेस्टिंग की नॉलेज लेनी शुरू करी, आज 2022 है, बीच में कितने सारे हमने इवेंट्स देखे। फिर चाहे वो उस समय जब आप सीख रहे थे, उस समय का डॉट कॉम बबल था या फिर अपना हाउसिंग क्राइसिस आया या फिर वो 8, 9, 10 का भी एक पीरियड आया आपके पास। फिर हमने भी कोविड देखा, अब हम 2022 में मार्केट पीक पे बैठे हैं। बहुत जल्दी हमने 7800 टू 18,000 अप्रॉक्सिमेटली 19,000 की जर्नी तय करी है। इन्वेस्टिंग स्टाइल में क्या चेंज आया है तब से लेके आज तक अगर मैं आपसे पूछूँ? तो अब आपके इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया है? ओके सो एक तो ऑब्वियसली मैं समझ गया हूँ कि ये सब जो ऊपर-नीचे होता रहता है, ये सब मतलब काफ़ी टाइम तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। हुँ, इनफैक्ट आजकल मुझे थोड़ा मतलब हँसी आती है जब मार्केट 2% गिरता है और न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। हाँ, तो मैं हाँ। सोचता हूँ कि आप लोगों ने कभी ब्लड बाथ देखा ही नहीं है। सो मैंने अपना पहला ब्लड बाथ देखा था ब्लड बाथ का मतलब आप जानते हैं, ब्लड बाथ हुँ, मतलब जब आप अपना जो भी है इसको खोलेंगे एंड हुँ, आपको सिर्फ रेड दिखाई देगा और हुँ, वो रेड आपको अलग-अलग कलर में दिखाई देगा।
क्रिम्सन दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा, रोज़ दिखाई देगा, लेकिन आपको सिर्फ़ रेड दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाट अ ब्लड बाथ इज़। हुँ, मैंने अपना पहला ब्लड बाथ देखा था 2004 में। हुँ, जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था। एक क्लाइंट का पहले कॉल अटेंड किया, फिर 10 बजे मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट ओपन किया, हुँ, तो देखा मार्केट इज़ नॉन ऑपरेशनल ऐसे करके लिख के आया। हुँ, तो मुझे पता नहीं था इसका क्या मतलब होता है नॉन ऑपरेशनल, फिर बाजू में पूछा क्या हुआ? तो हुँ, बोला वो आज मार्केट 10% डाउन है हुँ, एंड स्टॉक मार्केट हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर 1 आवर। हुँ, तो ठीक है, फिर 1 घंटे बाद जब चालू हुआ, आई थिंक 10:45 और समथिंग चालू हुआ, फिर देखा विदिन 10 सेकंड्स अगेन इट वेंट डाउन बाय अनदर 5%, तो सेकंड ट्रिगर भी लग गया और फिर मार्केट फिर से क्लोज़ हो गया। हुँ, सो आई हैव सीन 15% ट्रिगर्स आई थिंक 2-3 टाइम्स नाउ ऑलरेडी। हुँ, अ, तो अभी मैं ये सब मेरे लिए नॉइज़ है। हुँ, आई डोंट बॉदर। द ओनली थिंग जो मुझे लगता है मार्केट्स को मूव करता है दैट इज़ योर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हुँ, अगर आप सी स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है नीरज अगर देखा जाए तो। इट हुँ, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपनीज़ इनसाइड इट हुँ, और ये कंपनीज़ हवा में नहीं है। ये कंपनीज़ एक्चुअली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ बना रहे हैं, जो हुँ, पीपल लाइक यू एंड मी यूज़ करते हैं। हम उसके लिए हुँ, पैसा देते हैं, वी हेल्प दोज़ कंपनीज़ मेक अ प्रॉफिट एक्चुअली, राइट? राइट। As long as those companies are making a profit और अभी हमने बात किया राइट 14-15% ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ ऑन एन एनुअल बेसिस। हुँ, अगर वो 14-15% हो रहा है तो टेक्निकली योर मार्केट शुड इंक्रीज बाय 14-15%। हुँ, अब वो कभी किसी साल में 40% बढ़ रहा है मार्केट लेकिन अगले साल वो कॉम्पेंसेट करके वो -10% भी हो रहा है। तो हुँ, एक्चुअली वो वही 14-15% पे ही मार्केट बढ़ रहा है और इसी नंबर पे ही बढ़ेगा। हुँ, That is the mindset which I hold, and that is the numbers I've also seen. आपने भी बोला Nifty 50 has grown by 12, 13, 14%, right? हुँ, That's because the profits have also grown by 12, 13, 14%. हुँ, एंड ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अभी बहुत क्लियर है कि हुँ, 12% ग्रो करेगा प्रॉफिट्स, तो मेरा हुँ, 12% बढ़ेगा हुँ, और अगर आज मैंने ₹1 डाला है, तो एट अ कंपाउंडिंग ऑफ 12.2% ओवर 10 इयर्स सॉरी 20 इयर्स, दैट इज़ इक्वल टू ₹10। हुँ, That is my index investing philosophy that I go with all the time. राइट। आई थिंक ये बहुत सिंपल और बहुत ऑनेस्ट अप्रोच है और इससे आप कभी परेशान भी नहीं होते हैं कि नहीं, भाई रिटर्न्स नहीं मिल रहे और वो देखो 3x रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे तो इतना कम मिल रहा है क्योंकि आप अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करके रखते हैं तो अपने आप ही जो है आप एक मैं बोलूँगा ये तो नहीं बोलूँगा सुपर वेल्दी इन्वेस्टर लेकिन एक हैप्पी इन्वेस्टर जो है वो ज़रूर बन जाते हैं। ओके, आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे पास और भी था, आपने उसका आंसर पहले ही कर दिया। तो ये जो हो हल्ला जिसे आपने नॉइज़ बोला है, चल रहा है कि अभी इन्फ्लेशन है, अभी यूक्रेन रिसेशन रशिया का वॉर है, राइट? उधर यूएस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ चल रही हैं। आई थिंक ये जो आपने अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल जो आपने बताया जिसमें बदलाव आया है, हमने इसमें सम अप कर दिया कि चेंजेस तो ये होते रहेंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर बढ़ रही हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? करेक्ट। राइट। एक आप इन्वेस्टर्स को हमारे ऑडियंस को कौन-सी बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे इन्वेस्टिंग की, जो उनको पढ़नी चाहिए, उनसे उन्हें सीखना चाहिए? ओके हुँ, एक तो शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया संजय हाँ, प्रोफेसर बख्शी का एक वेबसाइट है। आई वुड एनकरेज एवरीवन टू गो देयर हुँ, गूगल पे सर्च कर लीजिए वेबसाइट। हुँ, उसके अंदर काफ़ी कुछ मटेरियल ऑलरेडी है, सो आई हुँ, थिंक दैट इज़ समथिंग गुड। हुँ, अदर देन दैट जैसे मैंने बोला मैं एक्चुअली ट्रांसक्रिप्ट्स तो बहुत पढ़ता हूँ, मतलब जिसको बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक्स के अंदर, आई हुँ, थिंक दे शुड डेफिनिटली रीड अप द एनुअल रिपोर्ट्स एंड हुँ, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ दोज़ कंपनीज़। अ, नीरज मैं उतना ना बुक्स उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ आजकल। हुँ। आई थिंक मे बी बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी लेट्स रेड अ लॉट। हाँ, लेट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बुक्स कोई आर्टिकल जैसे आपने वेबसाइट बताई। हाँ, तो करेक्ट। पॉइंट ये है कि कहाँ से हम लोग सिम्प्लिफाइड भाषा में इन्वेस्टिंग के बारे में ज्ञान ले सकें और उसको ऐसा ज्ञान ले सकें जिसके बेसिस पे हम एक्शन भी ले सकें। ऐसा ना हो सिर्फ ज्ञान ही मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं इसको ब्रेक करता हूँ। सो हुँ, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लेट्स डू इट लेटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके लेटर्स और आर्टिकल्स। हुँ, तो आपको पता है बर्कशायर हैथवे के लेटर्स काफ़ी फ़ेमस है, राइट? हुँ, काफ़ी लोग उसको पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट हुँ, बफेट ऑलरेडी राइट्स इट हिमसेल्फ, सो दैट्स ऑब्वियसली गुड और पिछले 30-40 साल के वो लेटर्स अवेलेबल हैं। सो आई थिंक दैट्स वन गुड रिसोर्स। हुँ, इसी तरह एक इन्वेस्टर थे निक स्लीप। हुँ, आपको ये मिल जाएगा इंटरनेट पे। हुँ, निक स्लीप लेटर्स करके आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा। अगेन देयर आर सम 15-20 लेटर्स, हुँ, अगेन एक्सीलेंट लेटर्स, मतलब हुँ, इट्स एज़ गुड एज़ हुँ, वॉरेन बफेट्स लेटर्स। हुँ, अलग पर्सपेक्टिव्स हैं लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं और काफ़ी सिम्प्लिफाइड वे में लिखते हैं। तो सबको
समझने में बहुत अच्छा होगा। In terms of podcasts or YouTube channels, I follow Munish Pabrai quite a bit. उनका एक चाय विद पाबराय करके है, उसका पॉडकास्ट भी है और यूट्यूब भी है। आई थिंक दैट इज समथिंग वर्थ फॉलोइंग। एक और है चैनल, मैक फेबर शो ऐसी कुछ है। उसके अंदर थोड़ा मतलब यूएस बेस्ड और यूरोप बेस्ड फंड मैनेजर्स वो सब होते हैं, बट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे टॉक अबाउट थोड़ा इंटरव्यू फॉर्मेट में होता है, बट द काइंड ऑफ थिंग्स दे टॉक अबाउट बहुत ही इंटेंस होता है। सो अगर आपको डीप मार्केट्स के बारे में समझना है, सो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक टू काइंड ऑफ गो थ्रू। In terms of books, of course, Intelligent Investor, I would say, is more of a basic book. अगर आपको और डीप जाना है, then Security Analysis खोल के देखना चाहिए. That's what was the Bible, for value investing. At least that's the one that people prefer. Um, what else? Bill Ackman, Pershing Square. I think one of the world's leading hedge fund managers. Again, उनका एक 45 मिनट्स का एक वीडियो है, which is very interesting. He talks about basics of stock markets, etc. And बहुत अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बनाया हुआ है, वो अच्छा है। So I think that is something that needs to be looked at. Uh, yeah, I think these are the resources I can think of at the moment, at least जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और एडवांस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, एंड इवन फॉर बिगनर्स इट्स प्रीटी गुड। मार्केट में हम इस समय एक न्यू हाई देख रहे हैं। ऑल्दो थोड़ा-सा अभी नीचे आया है, लेकिन हमने एक न्यू हाई देख लिया है और हमें लग रहा है कि अभी और वहाँ पे रहने वाला है कुछ समय के लिए। तो इस समय में एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब लंप सम में इन्वेस्ट करने का सही समय है? स्टैगर्ड फॉर्म में जाएँ? स्टैगर्ड फॉर्म में जाएँ तो कितने समय का अपने पास वो ड्यूरेशन रखें कि आने वाले 1 साल, 2 साल में अपना पैसा लगाएँ या फिर 6 महीने में अपना पैसा लगा दें? इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स को या दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है ना कि जब हर कोई ग्रीडी हो तो आप लोगों को थोड़ा-सा जो है वो दूर रहना चाहिए। तो इस पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या थॉट है करंट मार्केट सिचुएशन के चलते? सो नीरज, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हर रिटेल इन्वेस्टर अपने वेल्थ को एक पोर्टफोलियो टाइप में समझे। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे अभी इक्विटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इट इज़ अबाउट आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हुँ, Maybe I can share a bit on my own this thing. Maybe that might help प्लीज़। हुँ, the viewers. Uh, सो सबका अपना-अपना एक प्रेफ़रेंस होता है। मेरा खुद का प्रेफ़रेंस हमेशा ही रहा है ऑफ अराउंड 65% इन इक्विटी एंड 35 इन नॉन इक्विटी। व्हेन आई से नॉन इक्विटी, ज़्यादातर डेट है, थोड़ा-सा गोल्ड भी होता है उसके अंदर, हुँ, बट ज़्यादातर इट्स डेट। एंड ये मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल नंबर है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है, मैं एक टाइम पे 80% इक्विटी पे भी गया हूँ, 40% इक्विटी पे भी गया हूँ, बट द नंबर आई एम मोस्ट हैप्पी विथ इज़ 65-35। मेरा करंट एज़ ऑफ यस्टरडे जो रेशियो चल रहा है वो है 59 इन इक्विटी एंड 41 इन नॉन इक्विटी। सो दिस इज़ अ डिस्क्लोज़र ऑन माय पार्ट। अगेन उसके अंदर जो मैं अपना 60 ले लेते हैं अभी के लिए। सो जो 60% जो होता है उसको भी मैं डिवाइड करता हूँ एज़ 50% जाता है लार्ज कैप्स में, 20% जाता है मिड कैप्स में, 20% स्मॉल कैप्स में और 10% जाता है इंटरनेशनल इक्विटी में। Uh, so I'm a little more bullish on India as compared to the rest of the world. So that's why international is only 10% of my equity portfolio. तो अब आपको एक आइडिया मिल गया है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, राइट? आई एम वेरी सिंपली थिंकिंग कि ये मेरा पोर्टफोलियो वाला बॉक्स है। अब इससे मेरे को सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस ना ज़्यादा हिलते नहीं हैं। सो आई कैन एक्चुअली गो ऑफ टू स्लीप फॉर 1 ईयर, एंड जब मैं आऊँगा ना, मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज़ वो एक स्टेबिलिटी देता है एंड इट अलाउज़ मी टू स्लीप पीसफुली एट नाइट। बिकॉज़ आई नो मुझे मतलब रोज़-रोज़ बैठ के अपना वो पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं है। Honestly, I राइट। look at my portfolio only once in a month uh, nowadays, and वो भी यूज़लेस होता है because I don't make any changes to it. राइट। Specific to equity, I can also add that I use the SIP route, जिसमें मैं स्टॉक एसआईपी भी करता हूँ और एमएफ एसआईपी भी करता हूँ। एंड उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, मतलब थोड़ी देर पहले बताया कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग मैं ज़्यादातर स्टॉक्स के थ्रू करता हूँ, एंड द लार्ज कैप इन्वेस्टिंग एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मिड कैप इन्वेस्टिंग आई प्रेफर टू यूज़ पैसिव एंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। ईटीएफ भी हो सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई टेंड टू ऑपरेट।
राइट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा जाते-जाते, डू यू थिंक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज़ अंडररेटेड एंड डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ ओवररेटेड? नहीं, ऐसा नहीं है नीरज। एंड आई कैन आंसर दैट हुँ, very clearly because I have lived both the lives, right? As a self investor, I've done stocks and I've worked across BFSI companies, etc., including banks and everything. हुँ, And I'd worked with a fintech company in the wealth space also, right? हुँ, ऐसा नहीं है. I have come across people who seem to have preferences, but हुँ, eventually I think the better way of doing it is कि दोनों का एक mix रखिए हमेशा अपने पास. हुँ, That seems to be working well एंड आपको पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी देगा. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं. वही जो हुँ, आपने इससे पहले भी बोला था कि एक हुँ, एस्पेक्ट नहीं देखना, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को भी देखिए. तो हुँ, जितना इम्पोर्टेंट रिटर्न है उतना ही आपका रिस्क एंगल, मतलब वॉलेटिलिटी एंगल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. हुँ, अ, अगर आप वॉलेटिलिटी को कम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न हाई के लिए वॉलेटिलिटी हाई होना चाहिए. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट हाई रिस्क, हाई हुँ, रिटर्न, लो रिस्क, लो रिटर्न राइट, वाले पॉइंट पे. राइट, सो हुँ, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो एक स्टेबल पोर्टफोलियो रखिए, जिसके लिए आपको स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स का एक मिक्स होना ज़रूरी है. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. राइट। थैंक यू वेरी मच शंकर साहब, बहुत बहुत इनसाइट्स मिली, बहुत कुछ सीखा एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस ने, हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इससे और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू नीरज, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अब समय आ गया है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, जहाँ पे इस पूरे एपिसोड की समरी जो है मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली और बहुत ही अमेजिंग लर्निंग आज की ये थी कि अगर आप लोग किसी ऐसी होल्डिंग कंपनी को जानते हैं जिस होल्डिंग कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लिस्टेड कंपनी की, उनकी वैल्यू से भी कम जो है होल्डिंग कंपनी की वैल्यू चल रही है, तो ऐसी होल्डिंग कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाए, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा करी शंकर सर के साथ, और यहाँ पे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अप्रोच का यूज करके आप डेफिनेटली एक मल्टी बैगर को जो है वो ढूंढ सकते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के दो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको माइंड में रखने होंगे। एक तो उस कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर 10% से ग्रो करती हो और आरओसी जो है वो 15% से ऊपर का हो। दूसरा तरीका मल्टी बैगर ढूंढने का हो सकता है पीटर लिंच स्टाइल से, और पीटर लिंच स्टाइल क्या बोलता है, अगेन एक चीज तो बहुत कॉमन है, वो ये कि भाई सेल्स में जो है वो डेफिनेटली ग्रोथ होनी चाहिए और साथ साथ में आपको एक हेल्दी पेग रेशियो भी मिलना चाहिए। अगर एक अच्छी सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी आपको एक रीजनेबल पेग रेशियो पे मिल जाती है तो वो भी एक अच्छा मल्टी बैगर प्रूव हो सकती है। तीसरी अप्रोच हो सकती है क्रिस्टोफर मेयर वाली, जहां पे कंपनी का पी रेशियो जो है उसके ईपीएस के साथ बढ़ता जाता है और यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ी वैल्यूएशन आने वाले समय में मिल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये सारे जो हम स्ट्रक्चर सोचते हैं, फंडास बनाते हैं मल्टी बैगर को ढूंढने के, ये सब खराब हो जाएंगे अगर आपने अपने बिहेवियर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। अपने बिहेवियर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके हाथ में कोई मल्टी बैगर स्टॉक हो तो उसको 2x 3x होने के बाद ना बेचें, उसको समय दें आगे बढ़ने का, आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने का। जब बात होती है कि भाई स्टॉक मार्केट से रिटर्न कितना एक्सपेक्ट किया जाए, तो बहुत सिंपल और बहुत सरल आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिला कि जितनी भी इन्फ्लेशन है अगर उससे +6% आप लोग जो है रिटर्न कमा रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और आप इन्फ्लेशन को भी बीट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास है तो आपको 12-13% के आसपास का अगर रिटर्न मिल रहा है, CAGR मिल रहा है स्टॉक मार्केट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रिटर्न है। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हर साल मुझे 13% का रिटर्न मिले। हो सकता है किसी साल 40-50% रिटर्न मिले और हो सकता है कि किसी साल आपका रिटर्न नेगेटिव में रहे, बट एक लंबे पीरियड के लिए ऑन एन एवरेज अगर आपको 13% का CAGR मिल जाता है तो वो आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमने और भी सीखी जो ट्रेडिशनल ज्ञान से बिल्कुल ऑपोजिट जाती है, जहां पे हम लोग हमेशा ही सुनते रहते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इस एपिसोड में हमने देखा कि हायर द रिस्क लोअर द रिटर्न और लोअर द रिस्क तो हायर द रिटर्न। इसको बहुत अच्छे से जो है शंकर सर ने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको एक ग्रेट कंपनी लो वैल्यूएशन पे मिल जाती है तो वहां पे आप लोग जो है रिस्क बहुत कम ले रहे हैं और आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड इट प्रूव्स दैट लोअर द रिस्क हायर द रिटर्न इज ऑल्सो पॉसिबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने ये भी देखा कि आपकी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग अप्रोच होनी चाहिए वो किसी सिंगल स्टॉक बेस्ड नहीं होनी चाहिए, रिटर्न बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि पोर्टफोलियो बेस्ड होनी चाहिए। और जब बात चली पोर्टफोलियो की तो हमने एसेट एलोकेशन में भी थोड़ी सी चर्चा करी, जहां पे हमने देखा कि शंकर सर अपना जो पोर्टफोलियो है वो 65-35 के रेशियो में मैनेज करते हैं। 65% पैसा जो है वो इक्विटी में लगा रहता है। उसके आगे की भी बाइफर्केशन उन्होंने बताई थी कि कैसे वो इंडेक्स फंड का यूज करते हैं, लार्ज कैप का यूज करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप का यूज करते हैं और इवन यूएस इक्विटी का भी इसके अंदर जो है वो यूज करते हैं, जो कि बहुत कम था क्योंकि वो इंडिया पे
बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि डेट में उनका जो रेशियो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास रहता है। उनके अकॉर्डिंगली ये दोनों रेशियोज वो हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आई होप गाइस आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मार्केट की बात की सारी वीडियोस देखने के लिए आई बटन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और किसको आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इन्वाइट करें अपने शो पे, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.